So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So आज के इस सेशन में हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर का फिफ्थ सेशन जिसमें हम लोग कैरोल एंड डफी को स्टडी करेंगे. सो लेट गेट्स स्टार्टेड एंड नेक्स्ट. She was born in 1955 and next she is a Scottish poet and a playwright. ये जो थी स्कॉटिश पोएटेस अर्थात कवित्री और एक प्लेराइट नाटककार थी. एंड नेक्स्ट शी इज द प्रोफेसर ऑफ कंटेम्पोररी पोएट्री एट मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी. मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में एक कंटेम्पोररी पोएट्री की प्रोफेसर थी. मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में कंटेम्पोररी पोएट्री इट मीन्स समकालीन कविता की यह प्रोफेसर थी. कौन? तो कैरोल डफी. एंड सी वॉज अपॉइंटेड इन 1996. और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कब हुई थी? तो सी वॉज अपॉइंटेड इन 1996. इट मीन्स 1996 1996 में. नेक्स्ट सी वॉज अपॉइंटेड एट ब्रिटेन्स पोइट लॉरिएट इन मई 2009. और ये जो है मई 2009 में ब्रिटेन की पोइट लॉरिएट नियुक्त की गई थी. नेक्स्ट अ पोइट लॉरिएट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स नाउ. और पोइट लॉरिएट इट मीन्स राजकवि का जो इलेक्टेड अर्थात जो चुनाव होता है यह आपका 10 साल के कार्यकाल के लिए होता है. एंड नेक्स्ट सी इज द फर्स्ट वुमेन, द फर्स्ट स्कॉट एंड द फर्स्ट ओपनली एलजीबीटी वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ पोइट लॉरिएट. ये पहली महिला है जो कवि पुरस्कार विजेता अर्थात पोइट लॉरिएट का पद संभालने वाली यह फर्स्ट वुमेन है. इसे ध्यान में रखिएगा. एंड नेक्स्ट इनकी अगर बात करें यह फर्स्ट वुमेन है जो कि ओपनली एलजीबीटी है. मतलब यह खुले तौर पे यह एलजीबीटी है. कौन? तो कैरोल डफी. से ध्यान में रखिएगा. एलजीबीटी इट मीन्स एल फॉर लेस्बियन एंड जी फॉर गे एंड बी फॉर बाइसेक्सुअल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर. अब इसका अगर मीनिंग बता दें कि लेस्बियन क्या होता है, गे क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है. सो आपको बता दें जैसे लेस्बियन इट मीन्स अ वुमन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन. इट मीन्स हम बोल सकते हैं अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल टू फीमेल. एंड नेक्स्ट गे, गे इट मीन्स अ मैन who is sexually attracted to other man. It means we can say a sexual relationship between man to man. And next bisexual, bisexual it means sexually attracted to both men and women. It means having both male and female sexual organ. समझ ही गए होंगे. And next जो आपका ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर it means not identify gender. इसमें जो है यह डायरेक्ट सीधी सी भाषा में बोले तो नपुंसक. इट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट आइडेंटिफाई विथ कन्वेंशनल जेंडर रोल्स और आइडेंटिटीज. एंड नेक्स्ट सो यह पहली महिला थी जो ओपनली एलजीबीटी को यह रिप्रेजेंट की थी. एंड नेक्स्ट हर कलेक्शंस इंक्लूड और इनकी जो है यह संग्रह में शामिल है कौन कौन चीज? तो स्टैंडिंग फीमेल न्यूड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1985, विनर ऑफ स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल अवार्ड. और इसके लिए इन्हें स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है. एंड नेक्स्ट सेलिंग मनहाटन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987, इट वॉन हर अ सोमरसेट मॉम अवार्ड. और इसके लिए इन्हें विलियम सोमरसेट मॉम अवार्ड से सम्मानित किया गया. किसके लिए? तो सेलिंग मनहाटन के लिए. एंड नेक्स्ट मीन टाइम which was published in 1993 and it won Whitbread Poetry Award. और इसके लिए इन्हें Whitbread Poetry Award से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट Rapture which was published in 2005 and winner of T.S. Eliot Prize. और इसके लिए इन्हें T.S. Eliot Prize से भी सम्मानित किया गया है. एंड नेक्स्ट हर पोएम एड्रेस्ड, इनकी जो कविता है जो व्यक्त करती है इशूज सच एज ऑपरेशंस जेंडर्स एंड वायलेंस इन एन एसेसिबल लैंग्वेज दैट हैज मेड देम पॉपुलर इन स्कूल. मतलब इनकी कविता जो कि ऑपरेशंस इट मीन्स उत्पीड़न, जेंडर, लिंग एंड वायलेंस इट मीन्स हिंसा जैसे मुद्दों को यह क्या करती है सुगम भाषा में यह आपको एसेसिबल मतलब संबोधित करती है जिससे वे स्कूलों में क्या है तो पॉपुलर्स हैं. एंड नेक्स्ट डफी वॉज बोर्न इन गॉर्बॉल्स अ पुअर पार्ट ऑफ ग्लासगो. मतलब डफी का जन्म ग्लासगो के एक गरीब इलाके गॉर्बॉल्स में हुआ था. एंड नेक्स्ट एंड मूव टू इंग्लैंड स्टैफोर्ड व्हेन शी वाज 6 years old. और ये जो है जब वह 6 साल की थी तब इंग्लैंड स्टैफोर्ड में चली गई. एंड नेक्स्ट हर फादर फ्रैंक डफी वाज एन इलेक्ट्रिक फिटर. और इनके जो पिता फ्रैंक डफी थे वो एक इलेक्ट्रिक फिटर थे. एंड नेक्स्ट सी वर्कड एज पोएटिक क्रिटिक फॉर द गार्जियन फ्रॉम 1988 टू 1989. और उन्होंने 1988 टू 1989 तक द गार्जियन के लिए काव्य समीक्षण के रूप में कार्य किया. मतलब पोएट क्रिटिक के रूप में यह वर्क की. कौन? तो कैरोल डफी. एंड सी वॉज द एडिटर ऑफ पोएट्री मैगजीन एम्बिट. और यह जो है यह पोएट्री मैगजीन एम्बिट की यह एडिटर अर्थात संपादक भी थी. एंड नेक्स्ट इन 1999 सी वॉज इलेक्टेड एज द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. और 1999 में इन्हें जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के लिए चुना गया था. एंड नेक्स्ट in her first poem as a poet laureate, Duffy talked about the scandal
over British MPs expenses in the format of sonnet. It means हम कह सकते हैं कि जो पोएट लॉरिएट इट मीन्स राज कवि के रूप में अपनी पहली कविता में कैरोलाइन डफी ने सोनेट के प्रारूप मतलब सोनेट के फॉर्मेट के रूप में यह ब्रिटिश सांसदों के मतलब ब्रिटिश एमपीज के खर्चों के लेकर मतलब इसके एक्सपेंसेस को लेकर हुए घोटालों जो कि यह राज कवि के रूप में अपनी पहली कविता में इसके बारे में बात की है। कौन? तो कैरोलाइन डफी। एंड नेक्स्ट, हर सेकेंड लास्ट पोस्ट वाज कमिशन्ड बाय द BBC टू मार्क द डेथ ऑफ हेनरी एलिंगम एंड हैरी पैच, the last two British soldiers to fight in World War I. And next, her third, The 12 Days of Christmas 2009, addresses current event such as species extinction, the climate change conference in Copenhagen and banking crisis and war in Afghanistan. It means हम बोल सकते हैं कि जो इनका जो तीसरा संस्करण जिसमें इसमें तीसरा जो इनका संस्करण है जो पब्लिश्ड है द 12 डेज ऑफ क्रिसमस 2009, स्पेसीज एक्सटिंक्शन इट मीन्स प्रजातियों के विलुप्त होने और कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा बैंकिंग संकट और अफगानिस्तान में युद्ध जैसी वर्तमान घटनाओं से संबंधित यह क्या है? तो ये संबंधित करता है किसको? तो इस इनके हर थर्ड वर्क्स विच वाज द 12 डेज ऑफ क्रिसमस 2009, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, इन मार्च 2010 मार्च 2010 में सी रोट एक्लिस, मतलब यह एक्लिस लिखी जिसमें अबाउट एक्लिस टेंडन, जिसके बारे में जो है एक्लिस टेंडन की इंजरी के बारे में इसमें जिक्र किया गया किसमें? तो एक्लिस वर्क में। एंड दैट लेफ्ट इंग्लैंड फुटबॉलर डेविड बेकहम आउट ऑफ 2010 फीफा वर्ल्ड कप। इट मीन्स हम यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ जो एक्लिस टेडो की चोट के बारे में था, मतलब इनके इंजरी के बारे में यह लिखा गया था किसमें? तो एक्लिस में, जिसके कारण इंग्लैंड के फुटबॉलर डेविड बेकहम 2010 के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। एंड नेक्स्ट, सिल्वर लाइनिंग रिटन इन अप्रैल 2010, जो सिल्वर लाइनिंग है वह अप्रैल 2010 में लिखा गया एंड एक्नोलेजेस द ग्राउंडिंग ऑफ फ्लाइट्स कॉज्ड बाई एस ऑफ आइलैंडिक वोल्केनो। इट मीन्स आइलैंडिक वोल्केनोज, इट मीन्स द्वीपीय जो ज्वालामुखियों की राख के कारण, कॉज्ड बाई एस, जो द्वीपीय ज्वालामुखियों के राख के कारण जो उड़ानों के रद्द होने की जो बात स्वीकार की गई है वह किसमें लिखी गई है? जो उड़ानों के रद्द होने की जो एक्नोलेजेस जो बातें जो स्वीकार की गई है वह किसमें है? तो वह सिल्वर लाइनिंग में लिखी गई है। नेक्स्ट जो है इनका, ऑन 30 अगस्त 2010 सी प्रीमायर्ड हर पोएम विजिल फॉर द मैनचेस्टर प्राइड candlelight vigil in the memory of LGBT people who have lost their lives to HIV या एड्स। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 30 अगस्त 2010 को इन्होंने HIV एड्स के कारण, HIV या फिर एड्स के कारण अपनी जान गंवाने वाले LGBT लोगों की याद में आयोजित मैनचेस्टर प्राइड, जो मैनचेस्टर जो आयोजित जो प्राइड थी, इससे कैलेंडर विजिल के लिए अपनी कविता विजिल का प्रीमियर्ड किया या अपना प्रीमियर किया किसका? तो विजिल का। एंड सी रोट ऑफ 46 लाइन्स पोएम्स रिंग्स फॉर द 2011 वेडिंग ऑफ प्रिंस विलियम एंड कैथरीन मिडल्टन, मतलब कि इन्होंने प्रिंस विलियम्स और कैथरीन मिडल्टन की 2011 में हुई शादी के लिए 46 पंक्तियों की एक कविता रिंग्स लिखी थी। क्या लिखी थी उसके ऊपर? तो रिंग्स इसके ऊपर रचना की हुई थी। कौन? तो कैरोलाइन डफ। एंड नेक्स्ट, सी रोट द पोएम द थ्रोन विच सी कंपोज्ड फॉर द 60th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स कोरोनेशन, जो उन्होंने द थ्रोन नामक जो कविता जो लिखी, इसकी रचना जिन्होंने महारानी अर्थात क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की 60वीं वर्षगांठ के लिए की थी। कौन? तो द थ्रोन की रचना। कौन? तो कैरोलाइन डफी। एंड नेक्स्ट, डफी इज ऑल्सो अ प्ले राइट, डफी जो थी एक प्ले राइट भी थी। एंड हर प्लेज, और इनकी जो प्लेज है, आर परफॉर्म्ड एट द लिवरपूल प्ले हाउस एंड द अल्मेंडा थिएटर इन लंदन। इनका जो प्ले जो है अधिकांश जो सभी जो प्ले है वह कहाँ परफॉर्म किए जाते थे? तो लिवरपूल प्ले हाउस एंड अल्मेंडा थिएटर, ये दोनों में क्या होती थी? तो कैरोलाइन डफी की जो प्लेज है वो परफॉर्म्ड होती थी, जो कि कहाँ है? तो लंदन में है। एंड नेक्स्ट, हर प्ले इंक्लूड्स, और इनकी जो प्ले है जिसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो टेक माई हस्बैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982, एंड नेक्स्ट केवर्न ऑफ ड्रीम्स which was performed in 1984, and next Little Woman Big Boys which was performed in 1986, and next Loss which was performed in 1986, and Casanova which was performed in 2007. And her children collection includes Meeting Midnight in 1999 and The Oldest Girl in the World which was published in 2000. And
यहाँ से आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर बताइए कि हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रेन, हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रेन। यदि आप जानते हो तो इसका कमेंट में कमेंट करें, आंसर दीजिए। नहीं जानते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड नेक्स्ट, इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कैरोल एंड डफी, कैरोल एंड डफी के जो महत्वपूर्ण वर्क्स है जिसमें क्या क्या शामिल है, तो फ्लेश वेदर कॉक एंड अदर पोएम्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1974, एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1977, एंड फिफ्थ लास्ट सॉन्ग जो कि पोएट्री है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1982, एंड टेक माई हस्बैंड जो कि हमने ऊपर आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इनके जो प्ले हैं, प्ले में कौन कौन आते हैं, तो टेक माई हस्बैंड, केवर्न ऑफ ड्रीम्स, लिटिल ओमेन बिग बॉयज एंड लॉस एंड कैसानोवा, ये सभी इनके क्या आते हैं, तो इनके सभी प्लेज में आते हैं, जो कि यहाँ पे भी इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में भी सम्मिलित है, इंक्लूड्स है। यहाँ पे देख सकते हैं टेक माई हस्बैंड, केवर्न्स ऑफ ड्रीम्स, स्टैंडिंग फीमेल, न्यूड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1985, एंड लिटिल ओमेन बैड बॉयज प्ले है इनका 1986 में, एंड लॉस रेडियो प्ले है, लॉस क्या है इनका रेडियो प्ले इनका कैरोल एंड डफी का विच वॉज पब्लिश्ड इन 1986, एंड थ्रोन वॉइसेज एक पोएट्री है जो पब्लिश्ड हुई है 1986 में। एंड नेक्स्ट सेलिंग मैनहट्टन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1987 जो कि एक पोएट्री है। एंड नेक्स्ट ग्रीम टेल्स जो कि प्ले है विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1996, एंड स्टॉपिंग फॉर वुड्स ये पोएट्री है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996, एंड द वर्ल्ड वाइफ एक पोएट्री है जो कि पब्लिश्ड हुई 1999 में, एंड द वोल्टेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड चिल्ड्रंस पोएट्री है विच वॉज पब्लिश्ड इन 2000, एंड रैप्चर पिकाडोर विच वॉज पब्लिश्ड इन 2005, एंड मिसेज स्क्रूज अ क्रिसमस पोएम विच वॉज पब्लिश्ड इन 2009, and Meantime which was published in 1993, and Feminine Gospel which was published in 2002। एंड इसमें से यदि हम केवल जो इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें कैरोल एंड डफी की में इंक्लूड्स है, ध्यान में रखिएगा इनका जो प्लेज इनका जितना भी है, जैसे टेक माई हस्बैंड एंड केवर्न्स ऑफ ड्रीम्स एंड स्टैंडिंग फीमेल न्यूड, इनमें जो इंपॉर्टेंट में आ जाएगा स्टैंडिंग फीमेल न्यूड एंड केवर्न ऑफ ड्रीम्स, टेक माई हस्बैंड, एंड यहाँ पे इसका एक ये याद रखिएगा इनका ब्यूटी एंड द बीस्ट इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड इनका रेडियो प्ले ध्यान में रखिएगा, और थ्रोन वॉइसेस इस वर्क्स को इनके वर्क्स को इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, और इनका रैप्चर पिकाडोर ये देख लीजिएगा, एंड द वर्ल्ड्स वाइफ ये पोएट्री है किनका, तो कैरोल एंड डफी का, कब, तो 1999 में, एंड मीन टाइम इसे देख लीजिएगा, एंड फीमेल गॉस्पेल। एंड यहाँ पे सबसे अधिक अगर मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखने लायक है, द थ्रोन विच सी कंपोज्ड ऑफ द 60th एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड कोरोनेशन, जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के 60th एनिवर्सरी के पे लिखा गया यह पोएम है कौन, तो द थ्रोन। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख, थ्रोन मतलब समझ ही रहे होंगे, वो इसी से इसे ध्यान में रखिएगा कि क्वीन एलिजाबेथ के 60वें वर्षगांठ पे जो है इसका इनका जो पोएम जो रचना की है उसका क्या नाम है, तो द थ्रोन, ठीक। और इसके अलावा इनके वर्क्स और इस पॉइंट के अलावा इन्हें ध्यान में रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनको जाना जाता है इसी के लिए, किसके लिए, तो LGBT के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस ऊपर किया है। इसे एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये LGBT के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है कौन, तो कैरोल एंड डफी। स्टैंडिंग फीमेल न्यूड इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में आ जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, एंड मीन टाइम एंड रैप्चर एंड सेलिंग मैनहट्टन, इससे देख लीजिएगा इनका कलेक्शन वर्ड्स को। सो इस प्रकार से हमारा जो है आज का सेशन कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।